न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बने हैं और पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है। इंडियंस का कहना है कि हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है क्योंकि वो इंडियन भी हैं। मेरी नज़र में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसलमानों ने क्या लॉबिंग नहीं की थी? हमारे पाकिस्तानियों ने नहीं की थी। तो इमरान खान साहब को रिहा कराएगा जो डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। और पीटीआई ने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में। यूएस की मेजर इंडस्ट्री 70-80% इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड करती है चाइना की। गजा की पट्टी के ऊपर लाखों लोगों को कत्ल किया है उसने। कोई इसको जस्टिफाई कर सकता है कि 2 से 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर 1.5 लाख लोगों का कत्लेआम हो जाए? सोने की जंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। अप्रॉक्स 1550 टन सोना इस वक्त जो है ना वो सूडान के अंदर मौजूद है और उसके लिए ये सारी की सारी फाइट हो रही है। इंसानी जान जो है वो हमने ट्रेड करना शुरू कर दी हुई है। इंसानी जान की अहमियत नहीं है कोई भी, सोने की या बाकी जो मादनियात उनकी ज़्यादा अहमियत है। इंसानी जान की अहमियत तो बहुत अरसा पहले खत्म हो गई थी। ये सबसे पहले टारगेट कर रही हैं वो मुस्लिम कंट्रीज जो वीक है, ताकि वीक कंट्रीज को ख़त्म किया जाए और जो बड़ी मुस्लिम ताकतें रखने वाली हैं उनको किसी न किसी तरीके से अपने साथ मिलाया जाए। तो आरएसएफ के बैकएंड पे फंडिंग है वो यूएई रशिया के साथ मिलके जो है वो कर। जब आरएसएफ बनी ना तो उसमें इनका रोल है और ये बड़ा शर्मनाक रोल है, नहीं होना चाहिए था बट वो है। 2023 में प्रॉपर डेलीगेशन जो है वो इसराइल से मिलने जाता है, आरएसएफ फोर्सेस को सूडान में मिलता है। 70+ ईयर्स में कश्मीरी मुसलमानों के लिए कोई भी मुस्लिम मुल्क कुछ नहीं कर सकता। फलस्तीन से ज्यादा इस वक्त जेनोसाइड जो है वो सूडान में हो रहा है और हम बेवकूफ़ हैं, हम अल्लाह के अहकामात की तरफ नहीं जाते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन फ्रंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे। अभी भी जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोस जो हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें। इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझने के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है और आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमने इन हाउस एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है। अगर मैं इनका तारुफ दूं आपको तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन इनके कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स मैं आपके साथ आज जो है इनके इंट्रोडक्शन के अंदर शेयर करूंगा। मेरे साथ इन हाउस मौजूद हैं आज साजिद काजी साहब, जो कि एक रियल स्टेट सेक्टर से भी वाबस्ता हैं। यूथ के लिए इस वक्त बड़ा काम कर रहे हैं, जो स्मॉल स्टार्टअप बिजनेस हैं वो सेटअप करके दे रहे हैं यूथ को। गोल्ड मार्केट में इस वक्त एक्सपर्टीज रखते हैं और बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस इनकी गोल्ड मार्केट से रिलेटेड या गोल्ड से रिलेटेड लोगों तक पहुंची हैं और लोगों ने उससे फ़ायदा हासिल किया है। ई कॉमर्स के फ्री कोर्सेज यूथ के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर इनकी आइडियोलॉजी जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से आज हमने इनको अपने पास दावत दी है कि हमारी जो यूथ है, ख़ास तौर पे हमारी यूथ है, उसके लिए इंटरनेशनल अफेयर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया अपना। और आपकी माशाल्लाह जो वायरल वीडियोस हैं गोल्ड के ऊपर वो बहुत ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंची हैं और लोग जी। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। सर गोल्ड के ऊपर तो हम लोग ज़रूर बात करेंगे लेकिन आज के टॉपिक में नहीं। इंशाल्लाह आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हम लोग अलग से सेशन रखें जिसमें जो आपके और मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ट्रेडिंग हाँ, से रिलेटेड और गोल्ड मार्केट से रिलेटेड, उसके ऊपर प्रेडिक्शन हम से रिलेटेड। प्रेडिक्शन से रिलेटेड उस पर हम लोग ज़रूर। ज़रूर जो है ना वो डीपली बात करें। साजिद भाई, जो आज का हमारा टॉपिक वैसे गोल्ड से ही रिलेटेड है लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि जो आज हम जिस गोल्ड के ऊपर बात करेंगे वो ब्लड गोल्ड है और जो कि सूडान से इस वक्त निकाला जा रहा है और इस पर हम आपकी राय जो है वो अपनी ऑडियंस तक पहुँचाएंगे। उससे पहले सर, MAMDANI, माई नेम इज़ ममदानी, जो कि एक न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बने हैं और पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है। इंडियंस का कहना है कि हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है क्योंकि वो इंडियन भी हैं। इस पर आपकी क्या राय है और आप क्या समझते हैं? जबकि पैरेलल हम लोग जो है ममदानी की अगर हम विक्ट्री स्पीच देखें तो उसके ऊपर बिल्कुल मुखालफत है खुल्लम खुल्ला डोनाल्ड ट्रंप की और हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं। तो हम बेसिकली हैं किसके साथ? हाँ, बेसिकली हमें क्रेडिट लेने का शौक़ है, वो चाहे हम इंडियंस हों या चाहे हम पाकिस्तानी हों। हमने दूसरे की विक्ट्री में क्रेडिट तलाश करना है और इसी चक्कर में हमें पड़े ना, ख़ुद कुछ नहीं करना। यानी कि हम अगर ख़ुद अपने आप को देखें, एज अ पाकिस्तानी हम अपने आप को देखें, एज अ नेशन हम अपने आप को देखें, तो हम बस तालियां बजाते हैं और बस उसी तरह से हम खुश होते हैं। दूसरा जो है उसने ये कर दिया या उसने फ़लाँ ने गाड़ी रखी हुई है, उसने गार्ड्स रखे हुए हैं,
उसकी खुशी में हम खुश हैं और अपने लिए हम कुछ करने को तैयार नहीं हैं। तो ज़ोहरान ममदानी बेसिकली ठीक है, एक बहुत हाइप्ड एक विक्ट्री है। मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान इस हवाले से खुश हैं कि एक मुसलमान जो है वो न्यूयॉर्क का मेयर इलेक्ट हो गया है। और ये तो फर्स्ट टाइम है साजिद भाई मेरे ख्याल में। बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम होगा, और मतलब आगे भी हो सकता है या इससे पहले भी हो सकता था, अब हो गया है। मेरी नज़र में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इसको इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ इसलिए नहीं समझता कि ज़ोहरान ममदानी जो हैं वो न्यूयॉर्क के मेयर हैं। न्यूयॉर्क इज़ यू नो इन एक स्मॉल सिटी इन अमेरिका, ऑल ऑफ अमेरिका। अमेरिका बहुत बड़ा है, उसके अलावा दुनिया उससे भी बहुत बड़ी है, एग्जैक्टली और भी बहुत सारे ममालिक हैं। तो ज़ोहरान ममदानी का क्या रोल होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, या मुसलमानों के लिए वो क्या कर सकते हैं ओवरऑल, कितना देखिए। एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट वो कर सकते हैं। मैं इस हाइप की बात कर रहा हूँ कि ये जो एक ऐसी हाइप है, ये इसलिए क्रिएट की गई है कि इसके ऊपर मेरे ख्याल में कि कुछ चीज़ों के ऊपर पर्दा डाला जा सके। अदर देन दैट, ज़ोहरान ममदानी का इलेक्ट होना, अब आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसलमानों ने क्या लॉबिंग नहीं की थी? बिल्कुल की थी। हमारे पाकिस्तानियों ने नहीं की थी। इमरान खान साहब की बात अब हम करते हैं, तो इमरान खान साहब को रिहा कराएगा जी, डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आ और रहा है, पीटीआई बिल्कुल। ने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ों में। और आते ही सबसे पहला काम उसने क्या किया, उसने पीटीआई को किक कराई, फिर बिल्कुल। मुसलमानों को किक कराई। गज़ा में जो उसने वादे किए थे, आते ही उसका स्टांस चेंज होगा। वो कहता है मैं गज़ा की पट्टी के ऊपर बड़ा खूबसूरत रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो कहाँ गई वो सारी चीज़ें? तो ज़ोहरान ममदानी के आने से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक इलेक्शन कैंपेन थी, इलेक्शन जीत गए, बैठ गए हैं। अब वो वही करेंगे जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का एक प्रॉपर प्लान है। अच्छा साजिद साहब, एक ना जो थोड़ा सा पॉपुलैरिटी मिलने की वजह जो रीज़न है ना, वो ये भी है कि उसने जो यूएस के अंदर फर्स्ट टाइम जो हाईलाइटेड इश्यूज जिस पे कोई बात नहीं करता था ना, हुँ, उसने वो यूथ की या अपने यंग जनरेशन तक वो पहुंचाए। लाइक आपका करप्शन हो गई है हुँ, यूएस के, सबको पता है कि जितने भी मिलीनियर्स हैं वो हुँ, बिहाइंड पॉलिटिक्स जो है वो यूएस को रन कर रहे होते हैं। इसके अलावा फिर सबसे बड़ा जो लोकल लोकल एजेंडा है आपका, हुँ, चाहे वो रेंटल से रिलेटेड हो, इस वक्त जो लोग रह रहे हैं माइग्रेटेड हुँ, है उनके लिए सबसे बड़ा इशू इस वक्त वहाँ पर रेंट्स अफोर्ड करना है। हुँ, फिर टैक्सेस के ऊपर बात करना है। इन हुँ। सारी चीज़ों को हाईलाइट करके हुए भी उसने ट्रैफिक गेन की है। नहीं, वो बिल्कुल अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को तो डिनाई कर ही नहीं रहा कि उसने बहुत मेहनत की है। अगर आप उसके 1 साल पहले की एफ़र्ट देखें, तो 1 साल पहले उससे लोग, वो वीडियो मैंने देखी बहुत वायरल, उसके अपने चैनल पे उसने अपलोड की है कि लोग उससे आके बात करना भी गवारा नहीं कर रहे थे। वो लोगों एग्जैक्टली। के पास जा रहा था। पर वो पूरे साल की एफ़र्ट है, वो जो इलेक्शन कैंपेन है, वो डोर टू डोर लोगों के पास, वो मेहनत को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन जो आप बात करें ना कि करप्शन पे किसी ने बात नहीं की, या जो इश्यूज़ जो उसने उठाए हैं वो किसी ने नहीं उठाए, वो इश्यूज़ उठाए जाते हैं, उनकी इतनी बड़ी बात नहीं है। लोग बात करते हैं, बड़े-बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बात करते रहे हैं, और हर इलेक्शन कैंपेन में इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात होती है कि फ़लाँ जो हमारा कंपेटिटर है, या फ़लाँ जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, उसने ये करप्शन की है, या वो इस तरह के करप्शन करने वाले ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, या इस तरह की चीज़ें। लेकिन असल जो टॉपिक्स हैं वो ये होने नहीं चाहिए ना। इस वक़्त का टॉपिक ये तो नहीं है कि करप्शन हो रही है। इस वक़्त का टॉपिक ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी वो कहते हैं ना किंगशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश एग्जैक्टली। की है कि वो अपने आप को बाकायदा तौर पे दुनिया का बादशाह जो है वो डिक्लेयर कर रहा है। वो हर जगह पे अपनी मोनोपोली करने के चक्कर में अपनी इकोनॉमी को भी डुबो रहा है और दुनिया की इकोनॉमी को भी डुबो रहा है। आप गोल्ड की बात करते हैं, ये जितनी भी चीज़ें भी आपके सामने चलती हुई आ रही हैं, क्या ये यूएस की मोनोपोली की वजह से चीज़ें ऊपर नीचे नहीं हो रही? एग्जैक्टली। अगर वो डॉलर को सस्टेन रखना चाहें, तो वो गोल्ड की इस तरह की जो परवाज़ है उसको रोक सकते हैं, लेकिन उनके मफाद में ये है कि गोल्ड जो है वो जितना ऊपर जा सकता है वो जाए। वो $10,000 क्रॉस करता है पर ट्राई आउंस, तो करे। तो ये सारी चीज़ें अब आप चाइना के उसमें देख लें कि चाइना जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। चाइना बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूएस में एक्सपोर्ट करता है, और यूएस की मेजर इंडस्ट्री 70-80% इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड करती है चाइना के ऊपर, और बड़े बड़े ब्रांड्स चाइना से अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं। अब चाइना के ऊपर 100% जो है वो लगा देना, टैक्स लगा देना, फिर उसको कम करना, फिर 50% लगा देना, फिर कहना आज लगाते हैं कल नहीं लगाते, कल लगा देंगे, आज अभी 3 दिन के लिए मैं उसको सस्पेंड करता हूँ, मैं 3 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ, मैं 1 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने सस्पेंड किया था, मैंने इरादा चेंज कर लिया। मतलब ये किस तरह की हुकूमत है? एग्जैक्टली। तो ये वो चीज़ें हैं, अगर कोई इनके ऊपर बात करना चाहे या इसके ऊपर बात, और फिर उसके बाद गज़ा के ऊपर जो स्टेटमेंट्स हैं, जिस शख्स ने ये कहा हो कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, कि मैं दुनिया में अमन का वो जो ख़्वाह हूँ और अमन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बंदा जाके गज़ा के अंदर उसी तरह से इसराइल को सपोर्ट करता है और उसके तमाम तरह एक्शंस को जस्टिफाई करार देता है।
और कहता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो इसराइल हमेशा से कहता आया कि हम अपने सेल्फ, इस चक्कर में उन्होंने पूरा का पूरा वो जो फ़लस्तीन है वो कब्ज़े में ले लिया। गज़ा की पट्टी के ऊपर लाखों लोगों को कत्ल किया है उसने, और उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो असल तो टॉपिक्स जो हैं वो ये होने चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम उसको ये पूछना चाहिए कि जितने भी कत्ल हुए हैं, आप नेतन्याहू को कटहरे में लाते हैं, खड़ा करते हैं उसे? नहीं करते। जब नहीं कर, ये सारी चीज़ें बाकी पॉइंटलेस है। मैं समझता हूँ कि हैट्स ऑफ टू ज़ोहरान ममदानी और मुबारक हो उन सब को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा साजिद भाई, एक ना मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जिस पर आपकी ग्रिप भी है और आपके पास नॉलेज भी है, वो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि देखें इस वक्त जैसे आपने कहा कि सुपर पावर है, डोनाल्ड ट्रम्प है ऑलरेडी, जो कि पूरी इकोनॉमी को चला रहा है, डिसीजन मेकिंग है, हम्म, उसके अंडर एक मेयर की सीट सर अंडर ही आती है ना डेफिनेटली। ठीक। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में तो नहीं मैंने देखा ऐसा कि अगर प्रेसिडेंट हो और उसके इतनी खुल के मुखालफत जो है ना वो नीचे हो रही हो, या फिर आप फेस टू फेस करंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट के मतलब आप उसके मुखालिफ बोल रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, हम्म। तो ज़ुरान ममदानी ये जो बेसिकली क्या ये स्क्रिप्टेड है या ये नेचुरल है वहाँ पर कि आप जिसको हम डेमोक्रेटिक हुकूमत कहते हैं या हम कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ वॉइस है, क्या वो है वाकई? देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर तो उनका एक पूरा वेस्ट का, अमेरिका का एक नैरेटिव है जो दुनिया में बेचा जाता है, वो चूरन, जो हम भी यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके अपने एजेंडाज के मुताबिक या वहाँ की मुताबिक रखते हुए जो बात करता है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसके अगेंस्ट जो भी बात करता है उसके ऊपर वहाँ भी इसी तरह से है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस तरह का वो नहीं है। बट ऑब्वियसली वो हमें लगता है कि वहाँ पे है, क्योंकि वो इस तरह से दिखाया जाता है। ज़ोहरान ममदानी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की, अमेरिकन प्रेसिडेंट को लताड़ा, और बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। वहाँ पे मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो, उनको आज़ादी है, वो खुल के बात करते हैं। लेकिन क्या इस चीज़ से उनकी जो पॉलिसी है वो चेंज हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि जो जो चीज़ें जिस तरह से हमारे सामने आ रही हैं, जैसे ये सारा जैसे हमने पहले भी बात की कि ज़ोहरान ममदानी का इलेक्ट होना, ज़ोहरान ममदानी का जो है वो इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ों को हाइप देना, ये इस टाइम के ऊपर जबकि मैसेकर हो रहा है, लोगों का कत्लेआम हो रहा है सूडान के अंदर, इस टाइम पे ये मानी रखता है। ये कोई ऐसे नहीं है कि आउट ऑफ नोवेयर जो है वो इलेक्शन हो रहा था। अब आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन से एक साल पहले ज़ोहरान ममदानी तो अपनी कैंपेन कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कभी उसको अपोज किया है? नहीं, कभी ऑल नहीं। ऑफ अ सडन वो अभी आके 4-5 दिन पहले इतनी बड़ी ऑपोजिशन के साथ वो आता है कि मैं न्यूयॉर्क का फंड जो है वो नहीं दूंगा अगर ये इलेक्ट हो जाता है, या मैं ये कर दूंगा तो ऑल ऑफ अ सडन इस चीज़ को इतनी हाइप क्यों दी गई? आप इस चीज़ को अगर सोचें तो दूसरे एंड पे जितनी खबरें आ रही थी उनको दबाने के लिए, कोई इसको जस्टिफाई कर सकता है कि 2 से 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर 1.5 लाख लोगों का कत्लेआम हो जाए? और सबके पास सबूत मौजूद हैं, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करना चाह रहा, बिकॉज वो बेनिफिशरीज जो इससे फ़ायदा ले रहे हैं उनके मुंह जो है उनके ऊपर कालक जाती है ना, मुंह पे स्याही आएगी कि हम ये काम तो हमारे उस पर हुआ है, वो चाहे यूएई उसमें फ्रंट मैन के तौर पे काम कर रहा हो या कोई और कर रहा हो। अच्छा साजिद साहब, अब एक और जो है ना वो सोने की जंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। अप्रॉक्स 1550 टन जो रिकॉर्ड किया जा रहा हम्म, है कि सोना इस वक्त जो है ना वो सूडान के अंदर मौजूद है, हम्म। और उसके लिए ये सारी की सारी फाइट हो रही है। आपका इस पर क्या एनालिसिस है? 1550 टन तो मेरा ख्याल है ये आपने कहीं वो जो फिगर देखा है, ये कोट हो रहा है जो पब्लिकली। सूडान जो है ये एक बहुत बड़ी गोल्ड माइन है, और ओके। अफ्रीका का तीसरा बड़ा मुल्क है जहाँ से गोल्ड जो है वो निकल रहा है। अभी जो रिसेंटली 2013 से ऑनवर्ड्स जब से आरएसएफ जो बनी है, जिन्होंने अभी ये जी। कंट्रोल भी हासिल किया, और ये सारे जो अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं और उसके पीछे जो भी मामलात आ रहे हैं, गोल्ड की जो आने वाले टाइम में यहाँ पे जो हजम मौजूद लगता है वो तकरीबन 5,000 प्लस है। ओके। तो ये नॉट 1550, ये बहुत कम फिगर है। 5,000 प्लस भी बहुत मोहतात अंदाज़ों में लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि 5,000 से ज़्यादा टन जो है वो यहाँ से निकाला जा सकता है, ये इससे बहुत ज़्यादा निकाला जा सकता है। ये 1550 टन के लिए जिसके पास 8,135 टन पहले से मौजूद हो, वो 1550 टन के लिए इतनी बड़ी अट्रॉसिटी नहीं होने देगा। एग्जैक्टली। सो एक चीज़ जो आपको बताई जाती है और जो एक्चुअल में मौजूद होती है उसमें ज़रूर फ़र्क होता है। फिर जो ऑफिशियल फिगर्स हैं, अगर आप देखें तो जो गोल्ड एक्सपोर्ट हुआ या स्मगल हुआ, वो ऑफिशियल फिगर्स आ रहे हैं 200 टन के, मतलब अनऑफिशियल फिगर्स जो हैं वो 200 टन के आ रहे हैं। ऑफिशियल फिगर वो भी 70-80 टन के आ रहे हैं कि 70-80 टन जो है वो गोल्ड स्मगल हुआ है, और 200 टन जो है वो अनऑफिशियल बताते हैं कि वो स्मगल हुआ कहाँ गया है। वो यूएई की तरफ स्मगल हुआ, और वहाँ से आगे फिर रशिया की तरफ भी बात आ रही है और लोगों की तरफ भी आ रही है। बहरहाल उसको हम डिस्कस कर लेते हैं।
लेकिन जो मादनियात हैं, जो मिनरल्स हैं, जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल दी कमोडिटीज़ जो दुनिया को चाहिए होती हैं, वो सूडान में वाफिर मकदार में मौजूद हैं। तो सूडान में ऑयल भी है। साजिद भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, तो क्या इस वक्त इंसानी जान जो है वो हमने ट्रेड करना शुरू कर दी हुई है? इंसानी जान की अहमियत नहीं है कोई भी, सोने की या बाकी जो मादनियात है उनकी ज़्यादा अहमियत है? ये चीज़ें हम शायद बहुत लेट डिस्कस कर रहे हैं। इंसानी जान की अहमियत तो बहुत अरसा पहले ख़त्म हो गई थी। इंसानी जान की अहमियत 1967 के बाद ख़त्म हो गई थी, जब इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर अट्रॉसिटीज़ शुरू की थी। उस टाइम इंसानी जान की अहमियत का अगर हमने सोचा होता, तो आज गोल्ड के लिए ट्रेड ना हो रहे थे लोग। हम्म। उस टाइम ट्रेड हो रहे होते किसी पर्पज़ के लिए, किसी रीज़न के लिए, किसी नज़रिए के लिए। लेकिन आज इंसानी जान जो है वो गोल्ड के ऊपर बात आ गई है, क्योंकि अब इंटरनेशनल पावर्स को गोल्ड चाहिए। तो अब जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जब लैंड की रिक्वायरमेंट थी तो ज़मीन के लिए ट्रेडिंग हो रही थी इंसानी जान की। एग्जैक्टली। आज गोल्ड की रिक्वायरमेंट है तो गोल्ड के लिए, कल इससे भी कम, कल आटे के लिए भी होगा तो वो करेंगे। मतलब किसी चीज़ के लिए भी होगा तो वो, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने कहाँ पे अपनी लाइन ड्रॉ करनी है। और मेरा नहीं ख्याल कि हम उसको ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो ये मतलब हम बहुत ज़्यादा लेट हैं इस हवाले से, 40-50 साल शायद हमें देर हो गई ये क्वेश्चन रेज करते हुए। अच्छा, जैसे फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त दिखाया जा रहा है कि पीस डील हो चुकी हुई है। 2005 में आई थिंक सूडान की भी पीस डील ऑलरेडी हो चुकी हुई थी। पीस डील्स चलती रहती हैं। बेसिकली सूडान के मामलात हमसे मुख्तलिफ नहीं हैं। 1958 में पहला मार्शल लॉ लगा था, अगर आप इसको देखें तो। जनरल इब्राहिम अबूद, तो जनरल अयूब खान साहब जो थे सूडान के, वो जनरल इब्राहिम अबूद थे, जिन्होंने 1958 में पहला मार्शल लॉ लगाया। पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़त्म कर दी कि ये एग्जैक्टली। पॉलिटिकल, ये ब्लडी सिविलियंस, इनका क्या काम है पॉलिटिक्स के अंदर, ये कौन होते हैं पॉलिटिक्स करने वाले। तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर पाबंदी लगा के, तो एक जो है एक स्ट्रक्चर बनाया जिसके तहत अब गवर्नमेंट जो है वो चलेगी। फिर वो चलती रही कुछ अर्सा, उसके बाद फिर अप एंड डाउन्स आते रहे बहुत सारे। अब इसमें साउथ सूडान ने बहुत ऐसा रोल, क्योंकि वो मामलात ऐसे थे कि साउथ सूडान में जो है वो एक चल रही थी, बहुत अरसे से मामला चल रहा था और वो इंडिपेंडेंस चाह रहे थे। पहले उन्होंने कोशिश की कि चीज़ें ठीक हों, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमें आप अलहदा कर दें। तो 2011 में उनको इंडिपेंडेंस मिली। 2005 का जो पीस डील है, वो इट्स बिटवीन अ लॉट ऑफ रेबल फोर्सेस। वो सिर्फ और सिर्फ, आरएसएफ तो बनी बाद में है ना। अभी जो बात हम कर रहे हैं, ये जो टॉपिक हमने डिस्कस करना शुरू किया, वो आरएसएफ के या अभी के करंट के तनाजुर में है। लेकिन सूडान में जो मामलात चल रहे थे साउथ सूडान के और मेन जो सूडान की गवर्नमेंट के साथ, वो काफ़ी पहले से चल रहे थे। वो पीस डील थी जो कि फिर 2011 में, वो ज़्यादा अरसा नहीं टिक सकी। 2011 में साउथ सूडान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। अब उनके इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने की देर थी कि बाकी लोगों ने भी सोचा कि अब जो है वो फ़ायदा हम इससे हासिल कर सकते हैं। तो एक रिबेलियन और स्टार्ट हुई 2013 में आरएसएफ के नाम से। अब ये अपने आप को अरब सुप्रीमिस्ट कहते थे ओके। इनिशियली। ये अपने आप को कहते थे कि हम अरब की सुप्रीमेसी जो है वो चाहते हैं यहाँ पे। और अरब सुप्रीमिस्ट जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे वेस्ट जो है वो जो इस्लामी नज़रिया रखने वाले लोगों को इस्लामिस्ट कहते हैं या एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, या वो जो भी उन्होंने अपने एक माइंडसेट बनाया हुआ है। इसी तरह से अरब सुप्रीमिस्ट भी एक टर्म जो है वो वेस्ट की तरफ से बनाई गई टर्म थी, कि जो जहाँ पे ये चीज़ बताई जाती है कि अरब जो हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और वो बाकी लोगों की निस्बतन उनको एक्सेस टू एवरीथिंग एल्स जो है वो बेहतर होनी चाहिए, मादनियात पे उनका कंट्रोल होना चाहिए, या वो उनका राइट है, बर्थ राइट है कि ये सब कुछ उनका है। तो वो इस तरह की आइडियोलॉजी लेके, बड़ी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी लेके आए, उनके साथ लोग मिलते गए, वो चलते गए। अब आके वो अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल कहते हैं, क्योंकि अब वो कंट्रोल भी आना शुरू हो गया। फिर उसके अलावा बहुत सारी और फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बीच में रोल है, एग्जैक्टली। वो है यूएई का क्या रोल है, वो उसके ऊपर भी हम आते हैं। लेकिन जो इवेंचुअली वो हुआ, वो फिर मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें बहुत सारे लोगों का वहाँ पे कंट्रोल रहा होगा, जो अब ये कत्लेआम हो रहा है। इनिशियली यूएई ने पूरा इसको बैक किया। यूएई जो है उसकी बैकिंग इस हद तक ज़रूर रही कि उन्होंने इनको फ़ंड किया, इसके हवाले से वो शायद वहाँ पे कंट्रोल हासिल करना चाह रहे थे। लेकिन जो बात आती है ना गोल्ड के हवाले से, वो आप मेरा ख्याल है आगे आप उसको लेके चलना चाह रहे होंगे। लेकिन गोल्ड के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि यूएई का उस तरह से, हालांकि पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। मैं अपनी ज़ाहिर है मेरी एक नाकिस राय है, मैं उसके मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि यूएई से बढ़ के और बहुत बड़े बड़े बेनिफिशरीज बैठे हुए हैं। लेकिन साजिद भाई, एक जो नैरेटिव है ना मेरा, वो ये है कि मुझे ये लगता है कि जैसे इसराइल हो गया, रशिया हो गया, या और बड़ी फोर्सेस हैं, ये सबसे पहले टारगेट कर रही हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ जो वीक हैं।
ताकि वीक कंट्रीज़ को ख़त्म किया जाए और जो बड़ी मुस्लिम ताकतें रखने वाली हैं उनको किसी ना किसी तरीके से अपने साथ मिलाया जाए। अभी आपने बात की यूएई की, अब इस पूरे नैरेटिव में देखें यूएई खामोश है। यूएई का एक्शन बनता था क्योंकि इस वक्त जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा सुप्रीम जो है वो यूएई को माना जाता है। और यूएई का इवन दो कि यहाँ तक आ रहा है कि जो आरएसएफ के बैकएंड पे फंडिंग है वो यूएई रशिया के साथ मिलके जो है वो कर रहा है। यूएई के बहुत सारे मसाइल हैं। यूएई अगर जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं लेकिन हम कर नहीं पाते बिकॉज़ हमें मफलूज करके रखा गया है, या हम ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जिस सिस्टम के बेनिफिट्स हमें मिलना बंद हो जाएंगे। यूएई को थोड़े बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आप मुझे बताएं कि सहरा के अंदर एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उसमें क्या वेस्ट का रोल नहीं है? क्या वहाँ से कोई पैसा यहाँ नहीं आया? उसके अलावा अमेरिका से कोई पैसा यहाँ नहीं आया। अब आप देखें कि पूरी दुनिया से लोग टैक्स हेवन के तौर पे वहाँ पे अपना पैसा रखते हैं और यूएई की इकोनॉमी जो है उस तरह से चल रही है। आप गोल्ड के रिजर्व्स की बात अगर करें ना, उसके ऊपर अभी बड़ी बड़ी डिबेट चल रही थी कि वहाँ से गोल्ड स्मगल हुआ। 200 टन अगर एक साल में स्मगल हुआ है तो यूएई में क्यों नहीं है? अभी गोल्ड के रिजर्व्स जो ऑफिशियल यूएई के हैं वो तो 25% कम हुए हैं, 70 टन पे आए हैं। तो बात यह है कि अगर उनके पास रिजर्व्स नहीं हैं, वो गोल्ड स्मगल करने के बाद, वो इतनी अट्रॉसिटीज़ के बाद भी अगर इतनी चीज़ें अपने पास नहीं रख पाए हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या उनके पास इतनी चॉइस है कि वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं या वो कर सकते हैं? ये मेरे ख्याल में सिर्फ एक फ्रंट फेस के तौर पे, या उनके साथ भी समझ लेंगे धोखा हुआ होगा कि या जब फ्रंट फेस या आप कह लेंगे यूएई सिर्फ एक ना मिडल मैन का किरदार अदा करना चाह रहा है जहां से राउट देखिए, होके जब चीजें जाएं। आरएसएफ बनी ना तो उसमें इनका रोल है और ये बड़ा शर्मनाक रोल है, नहीं होना चाहिए था बट वो है। तो इनिशियली यूएई ने ज़रूर सपोर्ट किया होगा और आरएसएफ को उन्होंने उसके ऊपर उसकी फंडिंग भी की होगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन उनके माइंड में ये अट्रॉसिटीज़ नहीं हो सकती। ये इतना बड़ा जो जुल्म अभी हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको भी पता होगा, और अब उनके क्योंकि कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है चीज़, तो बहुत ज़्यादा उनके पास भी लेवरेज नहीं है कि उसके ऊपर वो खुल के बात कर सकें, ये सारा कुछ हो सके। ये जो आरएसएफ फोर्सेस हैं, इनको अगर आप देखें ना तो इनके ताल्लुकात इसराइल के साथ बड़े पुराने चलते आ रहे हैं। बड़े पुराने से मुराद क्योंकि 2013 में ही आए हैं, तो अगर 3-4 साल पुराने भी फंडिंग हैं, वहीं से हो रही थी 3-4 बेसिकली। साल पुराने भी अगर हैं तो ताल्लुकात तो हैं। अब देखें 2023 में प्रॉपर डेलीगेशन जो है वो इसराइल से मिलने जाता है, आरएसएफ फोर्सेस को सूडान में मिलता है। उसके अलावा वहाँ पे मुसाद के साथ इनके डायरेक्ट रवाबित हैं, जो रिपोर्ट होते रहे मीडिया के ऊपर। ये वो चीज़ें नहीं है जो कि जो मनगढ़ंत होती हैं, ये जो मफरूज़ों पे मबनी होती हैं, या दो लोग जैसे मैं अगर बैठा हूँ किसी पॉडकास्ट पे तो मैंने बात कर दी और मुझसे बात लेके आगे। ये वो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं जो कि रिपोर्ट हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि जब इनके ताल्लुकात जो हैं वो मुसाद के साथ भी इस्टेब्लिश होते रहे, इसराइल के साथ भी होते रहे, और फिर वो तमाम तर मामला जो वहाँ पे हमें होता नज़र आ रहा है। फिर वहाँ से जो गोल्ड की एक्सट्रैक्शन है जो कि अनऑफिशियली 200 टन की अगर होगी मिसाल के तौर पे पिछले 8-10 महीने के अंदर, वो सारा का सारा हमें वहाँ तो नज़र नहीं आ रहा। यूएई में यूएई के 70 टन के ज़खायर नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन वो नज़र कहाँ आ रहा है? वो नज़र आ रहा है अमेरिका में 8,000 प्लस जो टन के ज़खायर हैं, और उसके अलावा कंटिन्यूस परचेजिंग है यूएसए के सेंट्रल बैंक की, वो मुसलसल चलती जा रही है। परचेजिंग वो भी कर रहे हैं, परचेजिंग चाइना भी कर रहा है। चाइना भी बेनिफिशियरी रहा है गोल्ड का। ये तो आप इसको बेहतर नहीं किया समझते हैं साजिद साहब कि वॉर जब वॉर क्रिएट्स होती हैं या अनएक्सपेक्टेड होती हैं तो सर गोल्ड तो होना बहुत ज़रूरी है रिजर्व में। ऑब्वियसली गोल्ड ये वाहिद कमोडिटी है। एग्जैक्टली। या आप सिल्वर कर लें, ये बेसिक कमोडिटीज़ हैं जो कि आपकी हर तरह से एक्सपेक्टेड हैं, यानी कि एक्सेप्टेड होती हैं, और इसके ऊपर आपको कोई वो नहीं होता। अगर आपकी दौरान जंग में आपके पास डॉलर भी होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, एग्जैक्टली। वो पीस ऑफ पेपर है। और अगर आपके पास गोल्ड और सिल्वर होगा तो आप सेफ़ रहेंगे, तो बिल्कुल उसी सेफ़ हेवन के तौर पर वो जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी इकॉनमीज़ का उस तरफ जाना, ये एक क्वेश्चन है ना। और फिर इस हद तक चले जाना। अब चाइना की जो एक पॉलिसी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो बड़ी सिंपल सी पॉलिसी है कि मुल्कों के साथ जाके ट्रेड करते हैं। सूडान के साथ वो काफ़ी अरसे से ट्रेड कर रहे हैं। सूडान के ऑयल रिजर्व्स के अंदर सबसे बड़े इन्वेस्टर के तौर पे चाइना काम कर रहा है, और चाइना डेफिनेटली फिर उससे मफाद भी ले रहा है। तो गोल्ड भी ले रहे होंगे, वो वहाँ से परचेजिंग कर रहे होंगे, बट वो एट रेट परचेज कर रहे होंगे ना। अब जो ब्लैक मार्केट का गोल्ड है वो तो बहुत कम रेट के ऊपर मिलता है ना। तो ब्लैक मार्केट का गोल्ड कैसे आएगा? जब इस तरह के आरएसएफ जैसे मुसल्लह अफराद जो हैं वो जाके उसका कब्जा लेंगे और फिर वो ब्लैक मार्केट में उसको सेल करेंगे, क्योंकि उनसे ओपनली ट्रेड तो कोई नहीं कर सकता ना। आपको किसी चीज़ का सबूत नहीं मिलेगा, आपको यूएई का सबूत नहीं मिलेगा ओपन ट्रेडिंग का इन इस तरह की मुसल्लह ग्रुपों के साथ। आपको यूएसए का सबूत नहीं मिलेगा, आपको इसराइल का सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन क्या इसराइली मुसाद ने इस तरह के नेटवर्क्स और इस तरह की चीज़ें नहीं बना रखी?
तो मकसद ये है बात करने का कि जब आप इसको ओवरऑल देखते हैं ना इंटरनेशनली, तो जो बेनिफिशरीज़ हैं ना, उनको अगर आप देखना चाहें तो यूएई से बड़े बेनिफिशरी जो नज़र आते हैं वो इसराइल और यूएसए नज़र आते हैं, मेरी नाकिस राय के मुताबिक। और क्योंकि उनके रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं और वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। और अगर फसाद की ओवरऑल इस तरह की बात की जाए तो किसको इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। चाइना ट्रेड के हवाले से रूल करता है डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर, और ये लोग फसाद फैला के रूल करते हैं। तो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो तो सबके सामने हैं। अफ़गानिस्तान देख लें, इराक देख लें, सीरिया देख लें। आपने छोटी कंट्रीज़ की बात की कि वो उनको ख़त्म करें। ये छोटी कंट्रीज़ बनाई किसने थी? ये 1967 की अरब स्प्रिंग के बाद अगर आप एग्जैक्टली। देखें तो ये मार्ज़ वजूद में आई थी ना, तो ये पहले से ही सरेंडर करके बैठे हुए हैं। उर्दन के जो बादशाह हैं, या कतर अमीर कतर हों, या बाकी और अब कतर का बड़ा नाम है, बड़ी सालसी के अंदर वो अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन वहाँ क्या इंडिपेंडेंस आपको नज़र आ रही है? फ़लस्तीन के ऊपर क्या कर सकते हैं वो? मुसलमानों के लिए वो क्या कर सकते हैं? यानी 70 प्लस ईयर्स में कश्मीरी मुसलमानों के लिए कोई भी मुस्लिम मुल्क कुछ नहीं कर सका। पाकिस्तान तो चलें, एक ज़ाहिर है उसका एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था ना, तो बाकी ममालिक कुछ कर लेते। लेकिन ये सब के सब जो हैं ऑलरेडी किसी न किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ थे। जो चीज़ें इस सारे सेटअप की अपोजिंग में तैयार हो रही थी, उनको कंट्रोल करने की कोशिश है। इसमें ईरान ने अपना एक रोल शो किया है। मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ी इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे सामने आ रहा है। पाकिस्तान हमेशा से इंडिपेंडेंट है। पाकिस्तान ने इवन तस्लीम भी नहीं किया हुआ। पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करता। तो ये चीज़ें इवेंचुअली पाकिस्तान और ईरान की तरफ आ रही हैं, और बाकी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड लीडरशिप है, तो उसकी तरफ क्या साजिद भाई, उन्होंने आपने मेहनत लिखे करनी। हुए की बात की, लिखा तो जब आप हदूद अरब के अंदर एंटर होते हैं तब भी बड़ा सारा लिखा हुआ है कि इसराइल जो है ना यहाँ पर हुँ, ने अलाउ नहीं है, यहाँ आ नहीं हुँ, सकते, लेकिन हुँ। हम लोग बाकी मामला सारे कर रहे बाकी मामलात ठीक हो जाएँगे, अभी फ़िलहाल उस तरफ ना जाएँ। अगर हैं। अगर ये नेक्स्ट पॉडकास्ट में बैठना हम चाह रहे हैं, तो फिर मेरा ख़्याल है इसको यहाँ पे अच्छा साजिद बाकी मामलात की तरफ नहीं भाई जाते। अच्छा साजिद भाई, फ़लस्तीन से ज़्यादा इस वक्त जेनोसाइड जो है वो सूडान में हो रहा है। 29,000 अल जज़ीरा का फिगर है, हमारे पॉडकास्ट तक ये फिगर और इंक्रीज़ हो जाएगा। इंटरनेशनल मीडिया से लेकर जितने भी हाईलाइटेड मीडियाज़ हैं, सब इसके ऊपर खामोश क्यों हैं? ये खामोशी वाला सिलसिला तब ब्रेक होगा जब इससे भी ज़्यादा लोग मरेंगे। हाँ, देखें इसकी सिंपल सी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है। एक तो 29,000 का फ़िगर उस दिन था जब आरएसएफ फोर्सेस कंट्रोल ले रही थी, एग्जैक्टली। और ये तब का फ़िगर है। अल जज़ीरा के ऊपर रिपोर्ट हुआ, उसके बाद आगे का फ़िगर रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही किसी की। बहुत सारे लोग अपने ब्लॉग्स में, अपनी न्यूज़ आर्टिकल्स में अनऑफिशियल सोर्सेज को जो एक वो करते हुए या उनको उनका रेफरेंस देते हुए बताते हैं कि ये फ़िगर 1.5 लाख से क्रॉस कर चुका था उसी उन्हीं 2 दिन के अंदर, और उसके बाद से ये रेगुलर जारी है। और फिर ये वो लोग हैं जिनको मारा गया है डायरेक्टली। वो लोग जो वहाँ से जान बचा के निकले हैं दारफूर से, तो 40 से 60 किलोमीटर का एरिया जो है वो पूरा का पूरा रेगिस्तान है, और वहाँ से पैदल निकले। अब मुझे बताएं कि एक एक इंसान जिसके पास खाने को कुछ नहीं है पहले से, 18 महीने से वो एक अंडर सीज जो सिटी है वहाँ पे बैठा हुआ है, और वो उस एरिया से, यानी कि कमज़ोरी की हालत में, आप सुडनीज को देखें एग्जैक्टली कितने एग्जैक्टली। कमज़ोर हैं उनको वो एक खाने को नहीं वीडियो मिला भी हुआ। वायरल हुई है ना जी लेडी जी, की, वो बिल्कुल उनकी जो है ना रिब्स नज़र आ रिब्स रही हैं नज़र। और तो वो अल्लाह से दुआ कर ऐसी रही हैं। हालत में सर वो 60 किलोमीटर पैदल चलेंगे, सामान के साथ, बच्चों के साथ, इम्पॉसिबल। तो उनका क्या होगा? तो वो जो लोग रास्ते में, अल्लाह ना करे अल्लाह उनको अपनी ईमान में रखे, लेकिन वहाँ भी लोग गए होंगे एग्जैक्टली। जान से, क्योंकि पानी वहाँ पे नहीं है, वो रास्ता सहराई रास्ता है। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वहाँ पे और भी है। अब यहाँ तक ताल्लुक है कि कोई बात नहीं कर रहा, ये वेस्ट की मुनाफ़कत है। वो बात सिर्फ उस चीज़ पे करेंगे जिसमें उनका मफाद होगा, और हम बेवकूफ़ हैं, हम अल्लाह के अहकामात की तरफ नहीं जाते जो अल्लाह ने कुरान में हमें बताया कि ये लोग एक दूसरे के दोस्त हैं। एग्जैक्टली। ये कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते। ये मफ़हूम है, तशरीह है। आप देखेंगे एक आयत है, मुझे अब मेरे ज़हन से निकल गया, मैं उसको कोट नहीं कर सकता, लेकिन सब जानते हैं। ये बड़ी फ़ेमस आयत है कि ये एक दूसरे के दोस्त हैं, इनमें से बाज़ बाज़ के दोस्त हैं, और ये आपके दोस्त कभी नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे ही तो है। जितना भी ये मामला हो रहा है मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, इसके ऊपर इनकी खामोशी जो है वो बड़ी आप ये कह लें कि बड़ी जायज़ भी है उनके हद तक, क्योंकि उनका तो मफाद ही नहीं है ना इसमें। वो इसके ऊपर क्यों बात करेंगे? मुसलमान मर रहे हैं, और अगर एक किसी का कुत्ता मर जाता है और वो बंदा हो वेस्ट का, उसका कुत्ता होगा, तो उसके ऊपर ये लोग आंसू भी बहाएंगे, ये रोएंगे भी, CNN BBC पे बुलेटिन भी चलेंगे, हर जगह पे चीज़ें होंगी। लेकिन क्योंकि मुसलमान है तो इसके ऊपर, तो ये बड़ी सिंपल सा इसका जवाब है।
और जहाँ तक ताल्लुक़ है जो जितनी भी मैस किलिंग्स हो रही हैं, मुसलमान मुल्कों का क्या रोल है उसके अंदर, तो मुसलमान मुल्क जितने भी हैं वो मफलूज ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा बात कर नहीं सकते। जब आपने फ़लस्तीन में कत्लेआम होने दिया ना, तो उसके बाद अफ्रीका के मुल्क छोड़ें, आप अपने मुल्क में भी कल को होना शुरू हो जाएगा तो आप बात नहीं कर सकते, नहीं बात बिकॉज कर सकेंगे। आपने अपना वो एक मॉरल लेवरेज जो था वो आपने वैसे ही खो दिया। जब आपके पास टाइम था, जब फ़लस्तीन एक फ़लस्तीनी रियासत जो है वो हमेशा से कायम है और हमेशा से मौजूद है, इसराइल कभी भी एक मुल्क की हैसियत नहीं रखता था। जब हमने एज अ मुस्लिम उम्मा आप कह लें, और मुस्लिम नेशंस को एज अ कलेक्टिवली जब हमने ये चीज़ होने दी कि चलो यार इतना हो गया, चलो यार अब इससे आगे नहीं आना, चलो इससे आगे नहीं आना, अच्छा इतना आगे हो अब नहीं करना, ठीक है, हम सिर्फ उसे डांटते रहे, अच्छा यार इंसान बनो, इससे आगे आओगे तो हम ये करेंगे। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। और वो करते करते उसने पूरा अपना इसराइल जो है उसका, यानी फ़लस्तीन का जो कब्ज़ा है उसको उसने इसराइल में कन्वर्ट कर लिया। अब वो उस पर ढिठाई से कायम भी है। तो जब आपने वो मोरल लेवरेज वहाँ पे खो दी ना, अब पूरी दुनिया में जो भी होता रहे अब आप कुछ नहीं कर सकते। अपने मुल्क में भी होगा तो नहीं कर सकेंगे। लेकिन साजिद भाई, ये क्योंकि बहसीत मुसलमान हमारे ईमान का दर्जा भी है, चाहे वो कम दर्जा हो, आज हम बैठ कर दिल में नहीं बात करें, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। जी। देखिए, हम तो अपने लेवल के ऊपर करेंगे, और आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, जैसे आपने सबसे पहले सूडान के ऊपर बात की अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, हम ज़रूर करें। हमारी जितनी हैसियत है या हमारी जितनी अप्रोच है, हम लोग ज़रूर करें, ताकि आखिरत में हम अल्लाह के आगे खड़े होने वाले हों कि या अल्लाह, हम जितनी ताकत रखते थे हम बोल सके। सर, थैंक यू सो मच आपके जज़ाकल्लाह टाइम भाई, देने का, और बहुत उम्मीद शुक्रिया। करते हैं कि ये जो खामोशी है ये कहीं ना कहीं ज़रूर ब्रेक होगी और कहीं ना कहीं ज़रूर टूटेगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपने बड़ा ज़बरदस्त इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आई होप कि हम इस सिलसिले को आगे इसी तरह से सर कंटिन्यू ज़रूर, रखेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो थैंक मच। यू।